नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ। जयपुर से सामने आ रही है। 13 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कर दी गई है। गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया है असम का राज्यपाल। आपको बताएं कि गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। 13 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कर दी गई है। महत्वपूर्ण खबर आपके सामने। तो नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाब चंद कटारिया, जिन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। असम का राज्यपाल बनाया गया है गुलाब चंद कटारिया को। तो ये महत्वपूर्ण खबर। और हमारे साथ जी राजस्थान के एडिटर मनोज माथुर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है गुलाब चंद कटारिया को। देखिए मनी, ये बहुत संभावित था कि चुनाव से कुछ 6 महीने पहले एक लिस्ट आती है, गुलाब चंद कटारिया जी का नाम उसके अंदर होता, लेकिन 13 राज्यपालों को बदलने की जो सूची अभी आई है उसमें गुलाब चंद कटारिया के नाम जुड़े होने के कारण किसी को खास आश्चर्य नहीं हुआ है। बीजेपी और राजनीतिक गलियारों के अंदर जो चर्चाएं थी वो ये थी कि गुलाब जी को इस बार उम्र का तकाजा देखते हुए, उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा और सेवा देखते हुए राज्यपाल किसी बड़े स्टेट का बनाया जा सकता है और आसाम का उनको राज्यपाल अभी बनाया गया है। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे रोचक पहलू है वो ये कि राजस्थान में इस समय बजट सत्र चल रहा है। अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री ने अपना बजट पेश किया है और इसके कटौती की मांगों के ऊपर चर्चा बाकी है। इस पूरी प्रक्रिया के बीच के अंदर नेता प्रतिपक्ष का हटना, किसी दूसरे व्यक्ति का वहां आना, ये एक तरीके से पार्टी को कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड पे लाता है। जिस आक्रामकता के साथ पिछले 2 दिनों के अंदर पार्टी दिखाई दी है, नेता प्रतिपक्ष के हटने के बाद और दूसरे के आने के बाद वो आक्रामकता बरकरार रह पाएगी या वो आक्रामकता कितने दिनों बाद दोबारा आ पाएगी, देखने को मिलेगी, वो अभी सोचने का विषय है। तो पार्टी के लिए तो सिर्फ इतना ही, लेकिन उससे बड़ा प्रश्न आज पार्टी के सामने एक और है कि अगर गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है तो अब उनकी जगह कौन लेगा। कई बड़े और नामचीन चेहरे हैं, लेकिन पार्टी को जातिगत समीकरण और चुनावी साल को देखते हुए उन चेहरों के ऊपर विचार करना पड़ेगा। सतीश पूनिया है, जाट समाज से आते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे स्थापित हैं। दूसरा नाम जो है राजेंद्र सिंह राठौड़ का आता है, उप नेता प्रतिपक्ष है, बहुत ही काबिल इंसान है, टेक्निकल जितना वो समझते हैं विधानसभा को उतना शायद ही कोई और विपक्ष के अंदर समझता हो। ऐसे में राजेंद्र सिंह राठौड़ का नाम चलाया जा सकता है, लेकिन विगत कुछ सालों से जिस तरीके से वो संघ और पार्टी के अंदर एक तरीके से हाशिए पर है, उस तरीके से लगता है नहीं कि उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। तीसरा नाम एक जो बहुत आश्चर्यजनक रूप से आ रहा है वो भी राजपूत कम्युनिटी से है, पुष्पेंद्र सिंह का, जो कि पाली से आते हैं। उनके नाम के ऊपर जरूर अंदरूनी हलकों के अंदर चर्चा चली, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई। एक और नाम जो कि बहुत महत्वपूर्ण तरीके से राजनीतिक गलियारों में गूंजा, वो नाम है वासुदेव देवनानी का। वासुदेव देवनानी का ये सच है कि जातिगत आधार प्रदेश के अंदर कुछ नहीं है। जितना बड़ा उनका नाम है वो उनका संघ की पृष्ठभूमि के कारण और राजनेता के कारण है। आरएसएस और बीजेपी चाहेंगे कि किसी भी स्थिति के अंदर गुलाब चंद कटारिया का जो स्टेटस था, जिसमें उनका पार्टी के अंदर वैचारिक स्तर पर जो स्टेटस था, साथ ही संघ के अंदर एक स्वयंसेवक के तौर पे जो स्टेटस था, उसी कैलिबर का, उसी स्टेटस का कोई दूसरा व्यक्ति उस कुर्सी पे जाके बैठे, ताकि पार्टी और जो लेजिस्लेटिव आपका जो विधायक हैं उनके साथ सामंजस्य बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। तो ये 4-5 नाम है जिसके ऊपर पार्टी विचार कर सकती है। आने वाला समय चुनाव का समय है, ज्यादा समय बचेगा नहीं, और फिर प्रतिपक्ष नेता के लिए सदन के अंदर इस बजट सत्र के बाद बामुश्किल एक ही सत्र मिलेगा। तो परफॉर्मेंस आपको सदन में नहीं बल्कि आपको फील्ड में देनी होगी। ये विचार अब पार्टी के अंदर शुरू हो गया कि उनकी जगह कौन ले, ताकि फील्ड के अंदर इस मोर्चे को संभाला जा सके और कांग्रेस को सीधी टक्कर दी जा सके। जी मनोज। अच्छा मनोज सर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी गुलाब चंद कटारिया को यहाँ पर दी गई है, तो उसके मायने भी जरा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को जो इस वक्त देख रहे हैं हमें। देखिए, गुलाब चंद कटारिया को जो जिम्मेदारी दी गई है उसका सीधा सा अगर मैं एक लाइन के अंदर डिस्क्राइब करूं तो यही है कि उनकी निष्ठा, उनका आज तक का कार्यकाल, पार्टी के प्रति उनका समर्पण और संघ से उनका जुड़ाव, ये 4-5 चीजें एक ऐसा कॉम्बो तैयार करती है जो गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाने के लिए उपयुक्त कैंडिडेट बनाती है। पार्टी ने इस बार मोटे तौर पर केंद्रीय स्तर पर यह तय किया कि किस तरीके से हम लोग युवाओं को आगे ला सकते हैं, आने वाले समय के अंदर किस तरीके से रिप्लेस किया जा सकता है ऐसे नेताओं को जिन्होंने एक उम्र ले ली है, अपना समय निकाल लिया है, अब उनकी जगह नए चेहरों को लाया जाए। गुलाब चंद कटारिया 75 वर्ष से ज्यादा आयु के हैं और पार्टी के जो अघोषित रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि अब 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को रिप्लेस किया जाए युवा चेहरों से। तो गुलाब चंद कटारिया का पीछे का ये स्टेटस, उनका ये पीछे का बैकग्राउंड और 75 साल की उम्र,
ये तमाम चीजें मिलके उनको राज्यपाल बनाने के लिए उपयुक्त कैंडिडेट बनाती थी। चर्चाएं लंबे समय से चल रही थी, लगभग 2 साल से ये चर्चा थी कि अगर राजस्थान से किसी व्यक्ति का राज्यपाल के तौर पे नाम आएगा तो गुलाबचंद कटारिया पहला नाम होगा। तो उनका नाम आने पे ज्यादा किसी को आश्चर्य नहीं है। आसाम एक बड़ा राज्य है, वहां का राज्यपाल बनाकर पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। लेकिन फिर मैं दोहराऊंगा अपनी बात कि गुलाबचंद कटारिया के बाद की चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि अभी तक गुलाबचंद कटारिया, वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, संघ, बीजेपी, संगठन और ग्राउंड के वर्कर्स के बीच में जिस दूरी पे काम कर रहे थे, वो दूरी अब संभालना एक चुनौती होगी। और उसको कौन संभालता है, पार्टी किस पर विश्वास जताती है, ये देखने योग्य बात। क्योंकि हमने कई बार देखा है मनोज सर कि कई बार हमने देखा है कि मुद्दों को उठाते नजर आए हैं सदन के अंदर और सदन के बाहर भी, मीडिया से मुखातिब हुए हैं, जमकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को घेरा है गुलाबचंद कटारिया ने। ऐसे में अब ये पद यहाँ पर रिक्त हो चुका है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि उस जिम्मेदारी को उसी तरीके से बखूबी ढंग से कौन नेता निभा पाएगा। बिल्कुल, मैंने देखिए इस पूरी बातचीत में मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको बताता हूँ। अभी आपने जिस दिन बजट सदन के अंदर मुख्यमंत्री के द्वारा पेश किया जा रहा था, उन वाक्यात को अगर आप एक बार अपनी निगाहों से निकालें तो आपको लगेगा कि जिस समय एक डेड ब्लॉक आ गया था, बजट लीक होने के आरोप लग रहे थे, मुख्यमंत्री सामने बैठे हुए थे, उस समय के अगर एक सीन को मैं यहाँ दर्शकों के लिए दोहराना चाहूँ तो वो ये सीन था कि विपक्ष बैल में आके हंगामा कर रहा था, सत्ता पक्ष हतपथ और आश्चर्यजनक रूप से चुपचाप बैठा था, क्योंकि किसी को आशा नहीं थी कि घटनाक्रम घट गया है, दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसे के अंदर विपक्ष का जो मोर्चा था वो प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया ने संभाला और सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने आसन पे खड़े होकर कहा था कि गुलाबचंद कटारिया क्योंकि बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, उनकी बात मैं सुनने के लिए राजी हूँ, और खुद आसन पे बैठ गए थे। तो आप आशा कीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको सुनने के लिए मुख्यमंत्री और विधानसभा का अध्यक्ष भी समय देता हो, जिसके लिए वो खुद बैठ जाए आसन पे और बोले कि गुलाब जी क्या कहना चाहते हैं, वो हमें सुनना चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व को जिस तरीके से विधानसभा में स्थान प्राप्त था, उसको भरना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे व्यक्ति को पार्टी के अंदर स्थापित करना जिसकी स्वीकार्यता उस जमाने से है जब बीजेपी जनसंघ से बीजेपी बनी थी और राजस्थान के अंदर से पैर जमा रही थी। बहुत मुश्किल होगा ऐसे व्यक्ति का स्थान भरना जिससे कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज। ठीक है मनोज सर, मैं आपके पास लौटूंगी आपके पास, अपनी बात आप रखिएगा। यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। पूनिया जी, स्वागत आपका जी राजस्थान पर। धन्यवाद। पहला रिएक्शन आपसे, क्या कहेंगे? एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है कटारिया साहब को। निश्चित रूप से जो जिम्मेवारी दी है उसके लिए वो डिजर्व करते थे। तपे तपाए राजनेता हैं जिनका बहुत लंबे अरसे तक संवैधानिक पदों का अनुभव है और वरिष्ठता के क्रम में भी वो राजस्थान के शीर्ष नेताओं में शुमार हैं। इस लिहाज से उनकी विद्वता का, उनके जो विधायन के अनुभव जो है उसका लाभ राज्यपाल के रूप में मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कार्यकर्ता के रूप में भी उनकी पहचान है। तो माननीय कटारिया जी का ये जो नियुक्ति है वो कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बड़ा उत्साह का और एक अच्छे सकारात्मक संकेत है कि इस तरीके के कार्यकर्ताओं को जब इज्जत मिलती है तो पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। जी, क्योंकि पूनिया जी हमने देखा था कि प्रमुखता से बात उठाते नजर आए हैं गुलाबचंद कटारिया, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी जमकर उन्होंने घेरा है सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अब चुनौती बीजेपी के सामने है कि आखिर उस पद पर किसको जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि रेस में तो कई नाम है। स्वाभाविक है, लेकिन बीजेपी का एक अच्छा पक्ष है कि बीजेपी ने नए नेता लगातार निरंतर तैयार किए हैं। इस क्षमता के हमारे पास बहुत लोग हैं जी, जो माननीय गुलाब जी के उस स्थान को लेने के लिए जो अनुभवी और योग्य व्यक्ति हैं। तय तो पार्टी को करना है, लेकिन बीजेपी में लीडरशिप क्राइसिस नहीं है, बहुत योग्य लोग हैं। ठीक है, हमारे जी राजस्थान के एडिटर मनोज सर भी इस वक्त फोन लाइन पर लगातार बने हुए। मनोज सर, आप सवाल कर सकते हैं। सतीश जी अगर लाइन पर है तो मैं सिंपल सा एक सवाल पूछना चाहूंगा। सतीश जी, गुलाबचंद जी कटारिया के बाद अब ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास? किस किस व्यक्ति के नामों पर विचार हो सकता है पार्टी स्तर पर? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। देखिए, अभी किसी नाम का यहाँ पर चर्चा करना मैं ठीक समझता नहीं, क्योंकि जब तक पार्टी के भीतर इसकी कोई चर्चा ठीक तरीके से नहीं हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है। पार्टी का क्या मापदंड रहेगा, क्या परिस्थितियां रहेंगी, उसके अनुरूप ही फैसले होंगे। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि विपक्ष के नाते अभी तक गुलाब जी के नेतृत्व में सदन में सरकार के खिलाफ बहुत धारदार तरीके से हमने काम किया है। राजेंद्र राठौड़ जी ने उनको संगत दी अच्छी, पूरी ताकत के साथ में। तो एक अनेक अनुभवी लोगों की पूरी फहरिस्त हमारे साथ है।
तो सतीश जी, क्या बजट सत्र के बीच के अंदर गुलाब जी का प्रतिपक्ष नेता के तौर पे सदन से चले जाने के बाद क्या बीजेपी की स्ट्रेटेजी पे अंतर पड़ेगा? क्या अब थोड़ा सा डिफेंसिव होने की जो आपका धारदारपन था वो क्या कम हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वैक्यूम कभी नहीं होता है। जिसको जैसी भूमिका पार्टी समझती है उनको उस भूमिका में पार्टी भेजती है। और बाकी जो अभी हमारा जो विधायक दल है उसमें दोनों ही कॉम्बिनेशन है, नए ऊर्जावान लोग भी हैं और साथ ही साथ अनुभवी लोग भी हैं। इसलिए आज जो कांग्रेस की जो स्थिति है उसको पार पाने की हम लोग सक्षम हैं। सतीश जी, आखिरी मेरी तरफ से सवाल, क्या पार्टी 75 साल का जो राइडर है कि पॉलिटिशियंस को अब टिकट 75 साल की उम्र ज्यादा होने के बाद नहीं मिलेगा बीजेपी में, क्या इसको बहुत कटिबद्धता के साथ फॉलो किया जाएगा? और गुलाब जी का ये गवर्नरशिप जो देना है, क्या उसी का एक पार्ट है? देखिए, ये उम्र, अनुभव, क्षमता, योग्यता, भौगोलिक और सामाजिक समीकरण ये तय करना तो केंद्र का ही काम है। लेकिन ये हम इसलिए उत्साहित हैं कि राजस्थान के सबसे वरिष्ठ नेता को ये सम्मान मिला है, जो सब कार्यकर्ताओं का सम्मान है। और यहाँ पार्टी में अनुभव का भी सम्मान होता है, उनको योग्य रूप से नियोजित भी किया जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा पूर्णिया जी, क्योंकि जैसे कि आप लगातार यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि पार्टी में कई अनुभवी लोग हैं, तो इस वक्त राजस्थान की जनता को भी इंतजार है कि आखिर अब ये जिम्मेदारी किसको सौंपी जाएगी। तो नाम अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि अनुभवी लोगों में कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं, तो अगर वो भी आप बता दें जरा। देखिए, मैंने कहा ना कि अभी नाम तो मुनासिब नहीं है, लेकिन एक संतुलन सदन में दिखता है पार्टी के विधायक दल में, जिसमें नए ऊर्जावान लोग भी हैं और अनुभवी लोग भी हैं। एक लंबी फहरिस्त है। हाँ। वो जिसको पार्टी जैसा समय, क्योंकि अभी बहुत प्री मैच्योर होगी चीजें, क्योंकि अभी उनकी नियुक्ति हुई है, तो आगे क्या परिस्थिति बनती है, क्या मापदंड होंगे, उस पर अभी कहना ठीक नहीं है। क्योंकि विधानसभा चुनाव भी हैं पूर्णिया जी, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये जिम्मेदारी राज्यपाल की कटारिया साहब को देना, उसके बाद किसी और को जिम्मेदारी देना नेता प्रतिपक्ष की, लगता नहीं आपको कि विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? मैं हर तरह से बोल रही हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। नहीं, उपनेता के तौर पर राजेंद्र राठौड़ जी काम कर ही रहे ना, तो कहीं वहाँ मतलब वैक्यूम तो है नहीं। उनका भी अपना एक लंबा अनुभव है, राजनीतिक एक लंबे समय से वो काम करते रहे। तो लेजिस्लेशन का जो अनुभव कटारिया जी थे, उसके बाद दूसरे जो वरिष्ठ नेताओं में शुमार होते हैं, राठौड़ साहब हैं, तो वो अच्छा काम कर ही रहे। उपनेता का उनका जो मनोनयन हुआ था उस समय, तो इसी का था कि उनकी वरिष्ठता थी, उनका अनुभव था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका पूर्णिया जी हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, लगातार जो है हम आपको बता रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ गुलाब चंद कटारिया को दी गई है, असम का राज्यपाल उन्हें बनाया गया। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण यही, अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, क्योंकि राजस्थान में होने वाले हैं इस साल विधानसभा चुनाव, तो इसका असर कितना पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल हमारे जी राजस्थान के न्यूज एडिटर मनोज माथुर सर लगातार फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपने सुना होगा अभी पूर्णिया जी को साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत अनुभवी लोग हैं पार्टी में, ऐसे में किसको जिम्मेदारी दी जा सकती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन संभावित तौर पर अगर नाम कुछ सामने आ रहे हो तो? मैंने मनी पहले बताया आपको कि जिस तरीके से सदन के अंदर अगर हम अग्रिम पंक्ति देखें विपक्ष की तरफ मुंह करके, तो वसुंधरा राजे हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़ हैं, पुष्पेंद्र सिंह हैं, वसुंधरा देवनानी हैं। ये तमाम 4-5 नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर आरंभिक तौर पे ये आशा की जा सकती है कि इनके नामों पे विचार होगा और कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण और अनुभव के आधार पे पार्टी और सदन के बीच का जो सामंजस्य है बनाया जा सके, उस आधार पे किसी नाम को डिसाइड किया जाएगा। आपने गौर किया होगा सतीश पूनिया जी से जब आप बात कर रही थी तो उन्होंने गुलाब चंद कटारिया के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के तौर पर बार बार राजेंद्र सिंह राठौड़ का नाम लिया। उसका बहुत बड़ा कारण, 2 कारण उसके बड़े हैं। पहला ये कि वो ऑलरेडी उप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। वो गुलाब चंद कटारिया के अंडर के अंदर, सदन के अंदर जो बीजेपी के विधायक हैं उनके उप नेता के तौर पे अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, पिछले दिनों देखते आए, पहला कारण। दूसरा कारण कि सतीश पूनिया जाट कम्युनिटी से आते हैं, बीजेपी के अंदर जाट प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसे के अंदर क्या राजेंद्र सिंह राठौड़ को जो कि राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, प्रतिपक्ष का नेता बनाकर इन 2 मार्शल कौमों को साधा जा सकता है कि चुनाव के नजरिए से।
तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनपे अभी और परतें ऊपर उठती जाएंगी और हमें समझ में आता जाएगा कि पार्टी किस दिशा में सोच रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनोज सर, हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा की आपने। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। राठौड़ साहब, स्वागत आपका जी राजस्थान पर। क्या कहेंगे आप, कटारिया साहब को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई असम के राज्यपाल की? मैं राजेंद्र राठौड़ नहीं बोल रहा हूँ, राजेंद्र गहलोत बोल रहा हूँ। गहलोत साहब, स्वागत आपका जी राजस्थान पर। पहला रिएक्शन आपका? हमारे राजस्थान के सभी से वरिष्ठ, सबसे का प्रयास किया था और उसके बाद 21 आ गए। बड़ी मुश्किल से मान्यता प्राप्त विरोधी दल का भी स्तर नहीं मिला। तो ये भी इसी तरह से कपोल कल्पित घटनाएं हैं। घोषणाओं का अंबार लगा दिया, पैसा कहीं है नहीं। मैंने बजट को कल से टटोलना शुरू किया है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में तो बढ़ोतरी है ही नहीं।